तो हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी में क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों को, अपने इस पूरे परिवार को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आज मेरे इस परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी सुनाई कहानियों को प्यार दिया, और इसी प्यार और आपके सपोर्ट से ही आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए आज। आपने इतना झेला मुझे, मेरी कहानियों को सुना, और मेरे इस परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। तो एक बार फिर से मैं अपने इस परिवार को थैंक यू कहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह मेरी कहानियों को सुनते रहें, कहानियों को शेयर करते रहें। और आप ही हैं जो मुझे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को 100 से 1000 तक पहुंचा सकते हैं। 100 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर करवा सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे अपने इस परिवार पर पूरा यकीन है, पक्का विश्वास है। तो एक बार फिर थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज की अपनी सच्ची कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी को भी अपना उतना ही प्यार देना जितना मेरी पिछली कहानियों को आप देते रहे। चैनल को भी अपना प्यार देना, चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दुनिया में चोरी की अनगिनत कहानियाँ हैं, अलग अलग चोरी के किस्से हैं, अजीब अजीब तरह की चोरी हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, और इस कहानी में जो चोर है, और जब वो चोरी करता है तो आखिर में क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कहानी आज तक कभी मैंने खुद सुनी हो या कभी अपने इस परिवार को सुनाई हो। एक अजीब चोर, एक अजीब चोरी, और एक अजीब कहानी इस पूरी चोरी की। तो चलिए आज की ये सच्ची कहानी शुरू करते हैं। 1993 1993 की बात है। कहानी की सरजमी है नेपाल, और नेपाल का काठमांडू, जो कि राजधानी भी है नेपाल की। 1993 में उस वक्त के दौर में एयरपोर्ट वगैरह पर इतनी सिक्योरिटी हुआ नहीं करती थी, क्योंकि उस वक्त तक आतंकवाद और आतंकी, ये जिहादी सोच वाले लोग नहीं थे, और आतंकवाद तो था ही नहीं। पर बाद में एयरपोर्टों की सुरक्षा कड़ी हो गई, पूरी दुनिया के एयरपोर्टों की। इस खबर से, जो थी 9/11 9/11 वाली खबर, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया था कि कोई हवाई जहाज का उपयोग भी कर सकता है इस तरह का आतंक करने में, इस तरह नुकसान करने में, लोगों को मारने के लिए। इसी के बाद से एयरपोर्टों की जो सुरक्षा है वो कड़ी हो गई। और नेपाल जो है वो वैसे भी बड़ा प्यार मोहब्बत वाला देश है आज भी। बस कुछ माओवादियों को छोड़ दूं तो बहुत सारे विदेशी भी जाते हैं नेपाल घूमने के लिए। और बहुत अच्छा और सुंदर देश है नेपाल अपने आप में। और नेपाल में बहुत सारे कसिनो हैं, लोग कसिनो में जाते भी हैं गेम खेलने के लिए। नेपाल के इन कसिनो में, तो 1993 में नेपाल में एक कसिनो था, रॉयल कसिनो, जो नेपाल के सबसे बड़े कसिनो में से एक था। नेपाल का रॉयल कसिनो नंबर 1 पर था बाकी कसिनो के मुकाबले। पर इन कसिनो का जो सीजन होता है, जैसे क्रिसमस डे है, न्यू ईयर है, या कोई सीजन चल रहा हो घूमने फिरने का, और लोग इन कसिनो में जाते, अच्छा खासा वक्त बिताते, खेलते, जीतते, हारते, इंजॉय करते। और नेपाल की जो करेंसी थी उस वक्त 1993 में, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, इतनी ज़्यादा मतलब फेमस नहीं थी, बहुत कमज़ोर करेंसी थी। इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग जाते थे ये कसिनो में गेम वेम खेलने, वो सब वहाँ डॉलर में होता था, और डॉलर से ही गेम खेलते थे। और नेपाल के इस कसिनो की जो कमाई थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी, बहुत फेमस था नेपाल में ये कसिनो, रॉयल कसिनो। तो इस कसिनो के बारे में और इसकी कमाई के बारे में कुछ चोरों को पता चला, और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने बाकी की जानकारी लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। और जो चोर थे वो काठमांडू के नहीं थे, बाहर के थे। अब उन्होंने सोचा कि कसिनो में कब ज़्यादा भीड़ रहती है, कब ज़्यादा पैसे आते हैं इस कसिनो में, और इस कसिनो के पैसे कितने दिन में, कितने घंटे में बैंक तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब जब इन्होंने प्लान बनाया तो इनके इसके बाद ये चोर इसी जानकारी को पता करने में लग गए, इसी कसिनो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गए, और इन्हें इस कसिनो के बारे में पूरी जानकारी मिल भी गई। एक एक चीज के कितने पैसे होते हैं, किस वक्त चोरी करना आसान है, जब पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें उस वक्त कहाँ रखा जाता है। तो पता चला
कि वो पैसे नीचे कसिनो के बेसमेंट में जमा होते हैं। और जब उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया इस कसिनो को लूटने का, तब इन्हें उस एक दिन का इंतजार था जब कसिनो का पैसा कम से कम एक दिन तक वहीं कसिनो में रखा हो। इन्हें इसकी भी जानकारी मिल गई। पता चला कि न्यू ईयर 31 दिसंबर 31 दिसंबर की रात सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा कमाई, और अगले दिन 1 जनवरी को छुट्टी, बैंक बंद। और इतने समय तक के लिए कसिनो का पैसा उसमें एक तिजोरी है वहीं रखा जाएगा, वहीं रखे जाते हैं। अब इन चोरों ने इस रॉयल कसिनो की सारी बेसिक जानकारी इकट्ठा कर ली। उसी के हिसाब से एक शानदार प्लान भी बना लिया कि कैसे इस कसिनो में चोरी करनी है। अब इस बनाए हुए प्लान को जमीन पर उतारना था। 1993 में जून का महीना, ये 6 के 6 चोर काठमांडू पहुंचते हैं। काठमांडू जाने के बाद उन्हें पता था कि उनका शिकार कौन सा कसिनो है। अब उन्हें एक बंगला चाहिए था, एक ऐसा बंगला जो आलीशान हो, जिसे देखकर लगे कि इस बंगले में रहने वाले लोग भी अमीर होंगे, और वो भी उसी कसिनो के सामने हो बंगला। घूमते घूमते इन्हें एक आलीशान बंगला मिल भी जाता है जो कसिनो के बिल्कुल पास, और एक आलीशान घर वो उसे किराए पर लेते हैं। जितना किराया था उस बंगले का, वो लोग उससे ज़्यादा ही किराया देते हैं। इस चीज़ पर जो जिसका बंगला था वो बंगला मालिक भी खुश, और इतना खुश कि बिना और ज़्यादा बातचीत करे, बिना और जानकारी लिए, वो उन लोगों को बंगले की चाबी दे देता है। अब ये 6 के 6 चोर इस आलीशान बंगले में रहने लगते हैं, एक अमीर शख्स बनकर। हर काम रईसों वाले, हर काम, हर चीज़, इनका हर एक स्टाइल एकदम रईसों वाला। दमदार प्लान जो बनाकर आए थे ये 6 के 6 चोर। अब कहानी ये थी कि नेपाल के काठमांडू का एक बड़ा कसिनो, रॉयल कसिनो, जिसकी आमदनी करोड़ों में, और इन चोरों ने रॉयल कसिनो की सारी बेसिक जानकारी ले ली थी। प्लान भी बना लिया था उसे लूटने का। और इसी के साथ 6 के 6 चोर काठमांडू आते हैं, कसिनो के ठीक सामने एक आलीशान बंगला किराए पर लेते हैं, और एक अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं उस बंगले में रहकर। अब ये लोग रोज शाम को बंगले से बाहर निकलते, इधर उधर घूमते, पर कसिनो में नहीं जाते, उसके सामने से निकल जाते। और हर रोज ये 6 के 6 चोर बस यही करते, कसिनो के आसपास शाम के वक्त घूमते, पर गेम वगैरह खेलने के लिए एक बार भी कसिनो के अंदर नहीं गए। और वहीं बंगले में रोज रात को में शाम होने के ठीक बाद इसी किराए के बंगले में पार्टी करते, लाउड स्पीकर पर डांस करते, गाने बजाकर, सॉन्ग बजाकर ड्रिंक करते, पर कभी कसिनो के अंदर नहीं गए ये सब। 6 के 6 में से एक भी। इन्हें ये सब करते करते पूरा महीना बीत गया, और पूरी अमीरों वाली लाइफ स्टाइल जी रहे हैं कि अगर कोई इन्हें बस देख भी ले तो देखते ही लगे कि ये लोग बहुत अमीर होंगे। पर ये सब इनके उस प्लान का हिस्सा था। ये जानबूझकर उस कसिनो में नहीं जाते, पर इस कसिनो की सारी जानकारी अपने पास रखते कि पता करो कि इस कसिनो में कितने कर्मचारी हैं। सारी जानकारी बड़े आराम से इन्हें मिलती रही, कोई ना कोई बता ही देता। इसके बाद प्लान के मुताबिक इन्होंने कसिनो के स्टाफ से जान पहचान करी, जो कि साजिश का पहला चरण था। कि कहीं चलते चलते टकरा गए तो हाय हेलो कर ली, चाय के होटल पर चाय पीते पीते मजाक मजाक में जान पहचान हो गई, और कहा कि आओ कभी घर पर हमारे हमारे बंगले पर आओ, साथ में पार्टी करते हैं। और स्टाफ से इस तरह से मिलते कि स्टाफ देखकर ही समझ जाए कि अमीर लोग हैं, अय्याश लोग हैं। स्टाफ के लोग भी इनसे मिलकर खुश थे। स्टाफ के लोगों की तारीफ कर दी, स्टाफ और खुश। और वो भी एक बंधे हुए लोग, कसिनो में काम करने वाले गरीब लोग, मामूली तनख्वाह उनकी जो बंधी हुई होती थी महीने की। अब इन्हें, जो कसिनो के कर्मचारी थे, अब उन्होंने इस रॉयल कसिनो के स्टाफ को अपने उस आलीशान बंगले पर बुलाना शुरू कर दिया। स्टाफ भी आता, पूरी रात पार्टी करता, इनके साथ दारू वगैरह पीते, महंगी महंगी, और जाते जाते उस स्टाफ को महंगे महंगे गिफ्ट भी देते ये लोग। पार्टियां भी करते और महंगे गिफ्ट भी देते। अब इन 6 के 6 चोरों ने इसी तरह से एक एक करके उस रॉयल कसिनो के सभी स्टाफ से दोस्ती कर ली।
दोस्ती भी अच्छी खासी। और इन्होंने हर एक स्टाफ से ये बात ज़रूर कह रखी थी कि देखो, हम लोग बहुत अमीर हैं, पैसे-वैसे बहुत हैं हमारे पास, तो तुम यहाँ पार्टी करते हो, हम तुम्हें महँगे-महँगे गिफ्ट देते हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम पे बहुत पैसा है। तुम कभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि समय जो है आज का वो ठीक नहीं है। अब स्टाफ ने सोचा कि हम क्यों किसी को बताएँगे, आप तो हमारे साथ पार्टियाँ करते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं, अच्छा-अच्छा खाना खिलाते हैं। अब ये बात सब स्टाफ से कह दी इन लोगों ने। स्टाफ भी सोच रहा था कि हमसे कुछ ले थोड़ी रहे हैं, हमें तो दे ही रहे हैं गिफ्ट वगैरह। और इन चोरों ने कभी भी कसीनो के बारे में इन लोगों से, इस स्टाफ से कभी कोई बात नहीं करी। बिल्कुल भी नहीं, नाम तक नहीं लेते थे ये लोग उस कसीनो का। समय बीतता रहा, एक-एक करके रॉयल कसीनो का स्टाफ इनके बंगले पर पार्टियाँ करता रहा, इनके साथ गिफ्ट लेता रहा। जो ये गिफ्ट देते थे महँगे-महँगे, वो लेते रहे। यहाँ तक कि स्टाफ में भी एक दूसरे को, जो स्टाफ था उसमें भी एक दूसरे को नहीं पता था कि मैं भी पार्टियाँ करने जाता हूँ, मैं भी इन्हें जानता हूँ या तू भी इन्हें जानता है। एक दूसरे को भी नहीं पता था। अब इन चोरों का जो साजिश का पहला चरण था वो पूरा हो गया। अब बारी थी इस साजिश के दूसरे चरण की। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और एक रात अचानक ये 6 के 6 लोग यूं ही घूमते-घूमते इसी रॉयल कसीनो के अंदर चले जाते हैं। एकदम बन ठन कर, साथ में कुछ कैश लेकर गए थे और कसीनो में जाकर अब 6 के 6 चोर उस कसीनो में पहली बार गेम खेलते हैं। 2-4 लाख जीतते हैं, 2-4 लाख हारते हैं, पर फिर भी सभी खुश थे। और इसी दौरान में उस स्टाफ की नज़र इन पर पड़ी, तो वो इन्हें देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही लोग हैं, वही अमीर लोग। अब ये चोर वहाँ गेम हारने के बाद भी पार्टी करते हैं और एक बात कहते हैं कि आज इस कसिनो में जितने भी लोग हैं, उन सबको दारू और खाना हमारी तरफ से फ्री। सब स्टाफ इनका रुतबा तो पहले ही देख चुका था, पहले ही सब कुछ जानता था कि क्या यार, इतने अमीर लोग हैं, इनके लिए 2-4 लाख हारना जीतना कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। अब ये वहाँ सबको फ्री में पार्टी दे देते हैं, बिना जान पहचान के, बिना किसी मतलब के। लेकिन इनका मतलब तो था ना। और उस कसिनो में बैठकर गेम खेलते हैं और देर रात वहाँ से बाहर आते हैं। पर ये लोग उस कसिनो में गेम खेलने नहीं गए थे, वो तो एक दिखावा था गेम खेलने का। ये लोग इस कसिनो को अंदर से देखने के लिए गए थे। उस कसिनो के एक-एक कोने को ठीक से देखा इन्होंने और सब कुछ अपने दिमाग में सेव कर लिया। ये प्लान था उनका दूसरा। पहले दोस्ती, दूसरी बार में कसिनो के अंदर की रेकी। ये दोनों काम बड़े आराम से हो गए और अब पूरे कसिनो को पता चल गया इनके बारे में, इनकी अमीरी के बारे में। इन्होंने एक-एक करके सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू की कि मैनेजर कहाँ बैठता है। और अब इन्होंने मैनेजर से भी दोस्ती कर ली कि हम भी यहाँ हैं, सुना है नेपाल सेफ नहीं है, तो आप लोगों को तो और भी खतरा है और सिक्योरिटी गार्ड है नहीं आपके पास। तो मैनेजर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब सेफ है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और हमारा जो जो भी है वो सब सेफ है। तो दोस्ती करके भरोसे में लेके इन्होंने एक-एक करके सारी जानकारी मैनेजर से निकाल ली। इन सारी चीज़ों में करीब 5 महीने बीत गए। इस दौरान में हुआ ये कि जिस बंगले में ये किराए पर रहा करते थे, उस बंगले के ठीक बराबर में एक खाली प्लॉट पड़ा था और उस प्लॉट में सिर्फ़ एक कमरा बना हुआ था, जिसमें एक नौजवान रहा करता था, एक लड़का रहा करता था और उसका नाम था सतपाल। और जो प्लॉट था वो सतपाल के पिता के दोस्त जो थे उनका प्लॉट था, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्त ने सोचा कि कहीं उसके प्लॉट पर कोई कब्जा ना कर ले, कोई उसका प्लॉट हड़प ना ले। इसी चीज़ की चिंता करते हुए उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अपने बेटे को मेरे प्लॉट पर भेज दो, मैं उसे महीनादारी भी दूंगा और वो मेरे प्लॉट की देख-रेख भी करता रहेगा। पिता के कहने पर सतपाल उनके प्लॉट पर देख-रेख के लिए चला जाता है और सतपाल को भी काठमांडू जैसे शहर में एक सिर छुपाने के लिए एक कमरा, एक घर मिल गया था। और जो सतपाल था, वो काम-वाम कुछ करता नहीं था। बस पूरा दिन बस खाली इधर बैठ लिया, उधर सो लिया, काम करना पसंद नहीं था सतपाल को।
तो सतपाल ने एक दिन गौर किया कि इस बंगले में जो लोग हैं वो बहुत अमीर हैं। सारी रात साउंड की आवाज़ आती है, पार्टियां होती हैं और रॉयल कैसीनो की गाड़ियां भी आती हैं इनके यहाँ। तो सोचो कि भाई कितने बड़े लोग हैं, अमीर हैं। काश इनकी एक नज़र मुझ पर भी पड़ जाए, मुझे भी कोई अच्छा खासा काम दे दें, मेरी भी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लाइफ बन जाएगी मेरी। अब इसी बात को सोचते हुए सतपाल इनके घर के बंगले के आसपास भटकने लगा कि ये लोग मुझे देखें, मुझे नोटिस करें। आते जाते उनसे नज़र मिलाता, पर ये लोग सतपाल से कोई बात नहीं करते, हर बार उसे इग्नोर कर देते। फिर हार थक के सतपाल ने ही बात करने का फैसला किया और इसने बात करी कि आप इतने अमीर हैं, मैं एक गरीब हूँ, मुझे भी कोई काम दे दो। अब सतपाल की बातों से ये लोग डर गए कि कहीं इसे हमारे प्लान के बारे में तो कुछ पता नहीं चल गया। पर जब इन लोगों ने सतपाल को टटोला तो पता चला कि नहीं, इसे कुछ नहीं पता। वो सतपाल से काम की कहकर चले जाते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें काम देंगे, ये बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी बीच वो रात आ जाती है जब काठमांडू के कसीनो में सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। और जो रात थी वो थी 31 दिसंबर की रात, 31 दिसंबर 1993 की रात। पर इससे ठीक एक दिन पहले कुछ अजीब होता है। ये छह के छह लोग बंगले में बात करते हैं कि बस अब हम बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। और ये लोग इतनी तेज बात करते हैं कि उनकी आवाज़ किसी तरह से सतपाल के कानों तक पहुंच जाती है और तभी से उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सतपाल को जरूर ये लोग कुछ करने वाले हैं, पर क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है, इस बारे में सतपाल को कुछ नहीं पता था। पर अब इन छह के छह लोगों पर सतपाल को थोड़ा डाउट होने लगा। अब रात आती है 31 दिसंबर की, छह के छह चोर अपने बंगले से निकलते हैं बन ठन के उस रॉयल कसीनो के लिए। वो कसीनो के गेट पर पहुंचते हैं, उनके बाद सीधा कसीनो के अंदर चले जाते हैं। कोट पैंट पहने हुए थे और आज ये लोग बहुत सारे पैसे भी लेकर आए थे गेम खेलने के लिए। और इन सबके पास एक एक मिठाई का डिब्बा भी था, जो कि काठमांडू के सबसे बड़े मिष्ठान भंडार की मिठाई की दुकान से खरीदे गए डिब्बे थे, सबसे प्रसिद्ध दुकान से, सबसे महंगी दुकान के। और ये लोग अपने साथ कसीनो में पैसे, मिठाई के साथ साथ अपने कपड़ों के अंदर कुछ हथियार भी छुपा कर लाए थे। और गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इन्हें चेक तक नहीं किया, क्योंकि उस कसीनो का जो सिक्योरिटी चीफ था वो तक इनके बंगले पर पार्टियां कर चुका था। तो चीफ का साफ आदेश था इनको बिना चेक के आने का। इसके बाद ये छह के छह लोग अलग अलग जगह पर मेज पर बैठते हैं। साथ में जो पैसे लाए थे वो अब सबकी नज़र में थे, पहले से ही सब इन्हें अच्छी तरह से जानते थे। खूब इनकी आओ भगत हुई कसीनो में। इसके थोड़ी देर बाद एक शख्स स्टेज पर खड़े होकर अनाउंसमेंट करता है कि आज 31 दिसंबर 1993 है और अब से बस कुछ मिनटों बाद हम 1993 से 1994 में दाखिल हो जाएंगे। और आज की रात हम सबके लिए बहुत ही अहम है। तो आज की रात को यादगार बनाने के लिए इस कसीनो में आए हुए सभी लोगों को न्यू ईयर के मौके पर 50% का डिस्काउंट मिलता है खाने पीने पर। ये बात सुनने के बाद तो लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए। अब लोग खूब खाने लगे, खूब पीने लगे, खूब जोर-जोर से, जोर-शोर से पार्टियाँ होने लगीं। मतलब अब कसीनो में चारों तरफ सिर्फ मस्ती का माहौल था। और अब थोड़ी देर बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं, खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो छह के छह चोर जो मिठाई अपने साथ लाए थे, वो पूरे कसीनो में बाँट देते हैं। सबको कसीनो में एक-एक शख्स को वो मिठाई खिलाते हैं और इसके बाद वापस अपनी-अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, फिर से गेम खेलने लगते हैं। पर जैसे ही 10 से 12 मिनट का समय बीतता है, तो लोग एक-एक करके नीचे गिरने लगते हैं। जो जहाँ बैठा था, वो वहीं बैठा रह गया, जो खड़ा था, वो नीचे गिर गया। मतलब सब लोग बेहोश हो चुके थे, क्योंकि ये चोर
उस मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर लाए थे। इसके बाद स्टाफ के कुछ लोग थे जिन्होंने मिठाई नहीं खाई और बचे रहे। इसके बाद ये सब 6 के 6 चोर अपने-अपने हथियार निकालते हैं और बंदूक के दम पर बाकी के स्टाफ को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अभी तक कसिनो का स्टाफ इन लोगों का ये वाला रूप देखकर खुद सदमे में था, खुद हैरान था, पर क्या बोले कोई इनके बारे में। इसके बाद ये चोर मैनेजर के केबिन में जाते हैं और वहां से बेसमेंट में बनी उस तिजोरी तक पहुंचते हैं जहां कसिनो अपना सारा पैसा रखता था। वो लोग तिजोरी खोलते हैं पर तिजोरी खुलती नहीं, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि तिजोरी में 2 ताले हैं जिसकी 2 अलग-अलग चाबियां हैं। अब तिजोरी की दूसरी चाबी कहाँ है? पहली तो ये चाबी मैनेजर से ले ली, पर दूसरी चाबी। तो जब इन्होंने स्टाफ से पूछा, पहले तो स्टाफ ने भी कुछ नहीं बताया, पर जब इन्होंने बंदूक के दम पर थोड़ा सख्ती से डरा धमका कर पूछा, तो स्टाफ ने भी बता दिया और कहा कि सिक्योरिटी चीफ के पास दूसरी चाबी होती है। वो दूसरी चाबी लेने के लिए सिक्योरिटी चीफ के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि सिक्योरिटी चीफ तक वहीं फर्श पर कसिनो के अंदर उल्टा होकर बेहोश औंधे मुंह पड़ा है। उसने भी इनकी दी हुई नशे वाली मिठाई खा ली थी। इसके बाद ये सिक्योरिटी चीफ को टटोलते हैं और टटोलने के बाद इन्हें तिजोरी की दूसरी चाबी मिल जाती है। इसके बाद ये 6 के 6 चोर नीचे बेसमेंट में जाते हैं, उस तिजोरी को खोलते हैं और जैसे ही तिजोरी खोलते हैं 6 के 6 चोर चौंक जाते हैं। पूरी तिजोरी पैसे से भरी थी। जितने पैसे इन्होंने सोचे इस कसिनो में लेने के लिए, चुराने के लिए, ये पैसे उससे कई ज़्यादा थे। इसके बाद हुआ ये कि इतना पैसा लेकर कैसे जाएं? तो वहीं पास में ही रॉयल कसिनो के ही कुछ बैग पड़े हुए थे। इसके बाद ये चोर उन बैगों को उठाते हैं, उनमें पैसा भरना शुरू करते हैं और भरते-भरते जब सारा पैसा बैगों में भर जाता है, तो पूरे 22 बैग बनते हैं। मतलब 22 बैग में सारे पैसे बने। और ये बैग इसलिए थे उस कसिनो में क्योंकि पैसे आते थे और फिर बैंक तक जाते थे, तो इन्हीं बैगों में जाते थे। इसीलिए वहाँ ये बैग थे बहुत सारे। अब इतने बैग कैसे लेके जाएं? करीब उस वक्त इंडियन करेंसी में वो पैसे करीब-करीब होंगे 500 करोड़ रुपए। उस वक्त वो पैसे 500 करोड़ रुपए थे इंडियन करेंसी में। 1994 में जब इन लोगों ने चोरी करी थी उस वक्त, 1993 की 31 दिसंबर की रात। उस दौर में बहुत था ये 500 करोड़ जितना आज है, पहले तो उससे भी ज़्यादा होगा। सोचो जरा उस वक्त का। अब इन्होंने एक ट्रक बुक करा करा रखा था पहले से ही, जो कि कसिनो के बाहर खड़ा था। ये लोग सारे पैसे बैग में भरकर उस ट्रक में रखना शुरू करते हैं और करीब कुछ मिनट बाद सारे बैग ट्रक में लोड हो जाते हैं और जाते-जाते इन्होंने जो स्टाफ बंद था, उन्हें भी कुछ पैसे दिए सभी को और कसिनो से ट्रक लेकर निकल गए। कि तभी उसी स्टाफ में से कुछ लोग ईमानदार भी थे, जो तुरंत जैसे-तैसे पिछले गेट से बाहर निकलते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं और शोर सुनकर आसपास के लोग आते हैं, बात फैल जाती है, कोई पुलिस को सूचना देता है, पुलिस फौरन आती है, सबको छुड़वाती है और पूछती है कि ट्रक कहाँ गया, तो बताया कि एयरपोर्ट की तरफ गया है। पुलिस सीधे एयरपोर्ट भागती है और जब तक इन चोरों ने जो किया था वो ये कि भागकर ये एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ कार्गो वाली जगह पर जाते हैं और इन्होंने उधर भी अपनी सारी सेटिंग कर रखी थी कि हमारा एक पार्सल होगा जो कि सही सलामत अपनी जगह पहुँचना चाहिए और कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होनी चाहिए उस पार्सल की हमारे। और रिश्वत ले देकर ये सब सेटिंग हो गई। इनका एक पार्सल बुक था पहले से ही। ये ट्रक लेकर वहीं रुकते हैं। सारे 22 बैग ये लोग वहीं कार्गो में छोड़ देते हैं एक एड्रेस के साथ। और तभी इतना काम करने के बाद उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है। अब ये 6 के 6 चोर पुलिस को चकमा देने के लिए वहाँ से ट्रक लेकर भागने लगते हैं। अब ये आगे-आगे, पुलिस इनके पीछे-पीछे। अब ये भागते-भागते एक पुल पर पहुँचते हैं और अभी तक पुलिस का ये था कि कसिनो से पैसा लूटा है इन चोरों ने, इन लोगों ने, और वो इस ट्रक में है और ट्रक हमारे आगे है, हम ट्रक के पीछे हैं, हम ट्रक को पकड़ेंगे और पैसा लेंगे और केस सॉल्व।
ये सोचकर पुलिस अभी तक इनके पीछे थी और ये लोग ट्रक को स्पीड से भगा रहे थे और ट्रक को स्पीड के साथ उस पुल के ऊपर चलाते हैं और ठीक स्पीड से ही उस ट्रक को नदी में गिरा देते हैं। पुलिस लगातार इनके पीछे थी। पुलिस का था कि जैसे ट्रक में है, वो जो पैसे हैं वो ट्रक में हैं और ये लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं। ट्रक नदी में गिरा, 6 के 6 चोर नदी में तैरने लगे, भागने लगे। अब पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी करी, क्रेन बुलाई, गोताखोरों को बुलाया गया, नाव बुलाई गई और थोड़ी सी मशक्कत के बाद इन 6 के 6 चोरों को पकड़ लिया गया। अब ट्रक की बारी थी, ट्रक खोला गया पर ट्रक में कोई पैसा नहीं था। तो पैसा गया कहाँ? और अब तक पुलिस का ये था कि इन्होंने कसीनो में चोरी करी है, सारा पैसा ट्रक में है, चोर हमारे कब्जे में है, ट्रक हमारी निगरानी में है, हमारे कब्जे में है और 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी तक का दिन आ गया था, सुबह हो गई थी और 1 जनवरी को शाम के 5 बज गए थे। समय लगता है इन सब चीज़ों में। पहले चोरों को पकड़ा, फिर क्रेन बुलाई, ट्रक बाहर निकाला गया, तो समय लगा और इसके बाद जब पुलिस ट्रक खोलती है तो चौंक उठती है। पूरा का पूरा ट्रक खाली था। तो आखिर पैसा गया कहाँ? और वो भी इतना सारा पैसा, करोड़ों रुपए। अब पुलिस ने पूछना शुरू किया पर ये लोग मुंह ना खोलें। सारे पैसे गए कहाँ? पुलिस को कुछ पता नहीं। इधर ये सारी चीजें चल रही हैं, उधर सतपाल जो है उसकी कहानी दूसरी है। जब 31 दिसंबर की रात ये लोग तैयार व्यार होकर कसीनो के लिए निकलते हैं तो उसी समय सतपाल भी इनके पीछे पीछे हो लिया। वो भी इनके पीछे पीछे लग जाता है। उसे ये था कि देखता हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं और उसे इनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस वो तो ऐसे ही इनके पीछे हो लिया। वो उस दिन वो उस रात वाली बात को सुनकर, वो एक लाइन सुनकर कि हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं, जो इन्होंने रात में शायद नशे में बोली हो, 6 के 6 में से किसी एक ने, जो सतपाल के कानों तक लाइन पहुंची। अब ये 6 के 6 सीधा उस कसीनो में जाते हैं पर जो सतपाल था वो उस कसीनो में अंदर नहीं जाता। वो वहीं बाहर रहता है, बाहर कसीनो के घूमता रहता है, इनका इंतजार करता रहता है कि देखता हूँ ये क्या करने वाले हैं, आज रात क्या होगा। इसके बाद जब वक्त बीत जाता है तो सतपाल देखता है कि एक ट्रक आया है कसीनो के गेट पर और ये 6 के 6 लोग उस ट्रक में कुछ बैग रख रहे हैं और बैग रखकर बड़ी तेजी से वहां से निकल जाते हैं। सतपाल कसीनो के बाहर से ही ये सब देखता रहता है और इसके बाद वो इसी ट्रक की सीध में जाता है। पर तब तक सतपाल को सब पता चल गया चुका था कि ये लोग क्या करके भागे हैं इस कसीनो से। वो देर रात तक खड़ा रहता है कसीनो के बाहर। अब सतपाल को पता चला कि ये लोग एयरपोर्ट की तरफ गए थे। पुलिस से ये बात सतपाल को पता चल चुकी थी कि ये लोग सीधे एयरपोर्ट भागे हैं यहाँ से ट्रक लेकर। लोगों को और सतपाल को सबको ये बात पता थी। वो अगले दिन एयरपोर्ट जाता है सतपाल, जबकि पूरा इतना एक दिन हो गया, तब तक तो बहुत कुछ हो गया, चोरों को पकड़ भी लिया गया था। अब सतपाल एयरपोर्ट जाता है, इधर उधर घूमता है एयरपोर्ट पर, अपना दिमाग चलाता है कि चोर पकड़े गए हैं पर पैसा मिला नहीं है। वो वहाँ सोचता है कि क्या कोई प्लेन उड़ गया, कहाँ गया पैसा। अब सतपाल वहाँ एयरपोर्ट से वापस अपने उसी प्लॉट पर आ जाता है, उसी बंगले के बराबर में। उसका एक कमरा जो था वो वहीं रहता है। वो सोचता है कि जरूर कुछ तो है। अब सतपाल उस बंगले के बाहर ही रहता है दिन रात। वो वहीं घूमता रहा, घूमता रहता है जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कि तभी इस चोरी के ठीक 3 दिन बाद एक पोस्ट ऑफिसर, वो पोस्टमैन आता है, डाकिया, उस बंगले पर। वो घंटी बजाता है पर बंगले का गेट नहीं खुलता। तभी सतपाल वहां आ जाता है, उस डाकिया से बात करता है और कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, इसी जगह बराबर में ही मेरा घर है ये, तो बताओ क्या बात है। डाकिया कहता है कि इनका पार्सल आया है पर कोई गेट नहीं खोल रहा, मैं बहुत बार घंटी बजा चुका हूँ। वो कहता है कि हाँ, सब लोग बाहर गए हैं, आप ये पार्सल मुझे दे दो, मैं दे दूंगा जब वो लोग आएंगे तब। डाकिया जो था वो सतपाल को पार्सल देकर चला जाता है। अब सतपाल उस पार्सल को खोलता है, उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि आपने जो पार्सल भिजवाया है वो यहाँ से उड़ चुका है और
2-4 दिन के अंदर अंदर आपके बताए हुए पते पर पहुंच जाएगा। और उस जो लेटर था, उस लेटर में एक पर्ची थी पार्सल की। सतपाल एयरपोर्ट जाता है, वहाँ पर्ची दिखाता है, उसे जो थोड़ा ज़रूरी कागज़ी काम था, वो पूरा करता है और इसके बाद उसे एक पर्ची और मिलती है एयरपोर्ट से, दूसरे पते के साथ कि आपका पार्सल इस पते पर पहुँच चुका है, आप वहाँ से पार्सल ले सकते हैं। ये पर्ची दिखाएँगे तो आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। अब इस जानकारी के बाद, इस चीज़ के बाद पता नहीं सतपाल कैसे पर इधर-उधर से पैसे की जुगाड़ करता है, किसी से उधार लेता है, किसी से माँगता है और सीधा पहुँच जाता है उस पते पर। और जो पता था, वो था जमाइका, वेस्ट इंडीज़ का एक इलाका जमाइका। जमाइका में कहाँ? तो उस पर्ची में उस जगह का पूरा पता लिखा था। इसके बाद उसने फ्लाइट पकड़ी और पहुँच गया जमाइका उस पते पर। वहाँ जाकर वो घर पे जाता है, वहाँ रहने वाले से पूछता है कि क्या यहाँ आपके पास कोई पार्सल, कोई कुरियर आया है? वो शख्स मना कर देता है और उस घर में केवल एक ही शख्स था और वो भी बेहद बूढ़ा शख्स, बहुत कमज़ोर, बहुत बूढ़ा, बहुत ज़्यादा उम्र थी उस शख्स की और वो भी बिल्कुल अकेला था उस घर में। इसके बाद सतपाल उसी घर के सामने रहने लगता है, उस घर पे एक तरह से नज़र रखने लगता है, ये समझ लो। तभी एक दिन एक पार्सल, एक कोरियर आता है, डाकिया लेकर आता है। यहाँ भी सतपाल ही इस कोरियर को रिसीव करता है। डाकिया चला जाता है सतपाल को वो पार्सल देकर। इसके बाद वो उस इन्वेलप को लेकर एयरपोर्ट जाता है। वहाँ जाकर वो पर्ची दिखाता है। इसके बाद इसे वो 22 बैग दिए जाते हैं और इसके बाद से ही सतपाल गायब है। कहाँ है? कहाँ गया? किसी को कुछ नहीं मालूम। अब पुलिस ने इनसे तमाम तरह से पूछताछ कर ली, जेल भी भेजा। इसके बाद नेपाल पुलिस कहती है कि सच बताओगे तो शायद सजा कम होगी। ये सुनकर वो 6 के 6 टूट जाते हैं और कहानी सुनाते हैं, पूरी अपनी सच्ची कहानी, पूरी कहानी कि हमने ऐसे-ऐसे किया था और हमने इसे जमाइका कोरियर किया था। तो पूछा कि क्यों किया था? तो इन्होंने कहा कि हमने सारी चीज़ प्लान कर रखी थी कि हम अगर चोरी के बाद पकड़े भी जाते हैं, तो हमें पता था कि हम में से 1-2 तो बच ही जाएगा और पैसे निकालने थे यहाँ से। तो 1-2 अगर बच भी जाता, तो वहाँ जाकर पैसे रिसीव करता, सीधा जमाइका जाकर। इसके बाद जो पकड़े जाते, वो यहाँ चोरी की सज़ा काटते और सज़ा पूरी करने के बाद हम भी जमाइका जाते और पूरी ज़िंदगी ऐश करते। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात है कि हम 6 के 6 पकड़े गए। फिर कुछ देर चुप होने के बाद, चुप रहने के बाद उन लोगों ने पूछा कि हमारे घर के बराबर में एक लड़का रहा करता था, सतपाल नाम का एक शख्स रहा करता था, पड़ोस में। पुलिस से कहा कि वो अभी भी है क्या वहाँ पर, उस खाली प्लॉट में? ये बात सुनकर पुलिस की टीम भागी, तो पता चला कि इस चोरी के 3 दिन बाद से ही सतपाल गायब है। 6 के 6 चोर हँसे, मतलब उनके मन में यही बात थी कि चोरी हमने की और ऐश कोई और कर रहा है। आज भी ये एक रहस्य है कि सतपाल आखिर है कहाँ और नेपाल पुलिस को आज तक वो पैसे नहीं मिले। तो चोरी 6 ने की, पूरी मेहनत, पूरी हिम्मत उनकी, पूरा प्लान उनका, पर उन चोरी के पैसों का मजा कोई और ले रहा है, जो इस कहानी में शामिल ही नहीं था, जो इस चोरी में शामिल नहीं था, जिसे इनके प्लान की एक भी चीज़ नहीं पता थी। बस वो तो चोरी के ठीक 1 दिन पहले इसे सतपाल को इनकी बातों पर शक हुआ, जो इसके कानों तक आई, अमीर बनने वाली। बस उसी एक शक की वजह से ये सारा इनका जो प्लान था वो चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। भले ही सतपाल निठल्ला था, कामचोर था, उसे काम-वाम करना अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था, बस बैठ के खाना पसंद था, मौज-मस्ती करना पसंद था। लेकिन वो दिमाग से चतुर और चालाक था और उसके इसी दिमाग की वजह से आज वो करोड़पति बना बैठा है और जो करोड़पति बनने वाले थे, वो आज जेल में हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आज की कहानी मेरे इस परिवार को ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करना,
कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और हाँ, सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। और मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए, पूरे करने के लिए, पूरे करवाने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार ऐसे ही मेरी कहानियों पर बनाए रखना, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।